पेपर लीक की जांच अब 5 राज्यों तक पहुंच चुकी है। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल और बिहार तक जांच को लेकर और 5 राज्यों में सीबीआई की टीम अब जा सकती है। पेपर लीक पर एसओजी सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। आपको बता दें, नीट पेपर रद्द हो चुका है। मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। फिलहाल इसी वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 5 राज्यों तक ये जांच पहुंची है और नीट पेपर लीक पर ही जो नई जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, उसको लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां साफ है कि नीट पेपर लीक का जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये एक बड़ी खबर हमारे सहयोगी जितेंद्र ने हम तक पहुंचाई है। जितेंद्र, हमारे सहयोगी हमें लाइव में अब से थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कैसे व्हाट्सएप पर एक बकायदा ग्रुप बना हुआ है और उसी ग्रुप की ये चैट को स्क्रॉल करते वक्त इस वक्त एक खास इंफॉर्मेशन हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वो ग्रुप है जिसमें 400 लोग हैं। ये वो ग्रुप है जिसमें बकायदा एक बहुत बड़ा इनपुट मिला है। प्राइवेट माफिया नाम से ये नया ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में 400 सदस्य और इसी ग्रुप के 60 सवाल एग्जाम पेपर से मिले हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, यही एक सबसे बड़ा इनपुट है जिसके आधार पर देखना होगा कि आगे कैसे जांच होगी, क्योंकि एक बड़ा खुलासा, बड़ा पर्दाफाश, ये वो ग्रुप है जिसके 60 सवाल एग्जाम पेपर में थे। जी बिल्कुल, देखिए ये अकेला एक ऐसा ग्रुप नहीं है, प्राइवेट माफिया नाम से तो ग्रुप है ही। इसके अलावा काफी सारे और भी ग्रुप फिलहाल एसओजी के हाथ लगे हैं, जिनके अंदर ये पेपर या फिर जो गैस पेपर सपोल था उसको सर्कुलेट किया जा रहा था। इसके अलावा अगर इस प्राइवेट माफिया ग्रुप की बात करें तो इसमें तकरीबन 400 के करीब मेंबर्स हैं और आप देखिए किस तरीके से गैस पेपर के नाम पर नीट का जो लीक पेपर था उसको बकायदा यहाँ पर वायरल किया गया, यहाँ पर शेयर किया गया। और देखिए उसमें तकरीबन 60 सवाल ऐसे थे जो कि हूबहू नीट के एग्जाम में भी आए हैं। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो इससे जुड़े मेंबर है वो फिलहाल जांच के दायरे में है। ग्रुप एडमिन से एसओजी पूछताछ करने का मन बना रही है। हालांकि तफ्तीश अब आगे सीबीआई को सुपुर्द कर दी गई है। अब 2 लोग अभी तक एसओजी के सामने आए हैं, जिनमें से जयपुर से गिरफ्तारी की गई है, जो सबसे अहम इस पूरे मामले में अब तक मानी जा रही है, मनीष की। इसके अलावा एक पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको हिरासत में लिया गया है। तो जल्द इन तमाम लोगों से भी अब सीबीआई भी तफ्तीश पूछताछ करेगी, आगे के लिंकेज को जोड़ने की कोशिश करेगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार सबसे पहले पेपर कहां पर लीक किया गया, कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप था जो सबसे पहले बनाया गया, जिसके अंदर ये पेपर शेयर किया गया। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आने वाले वक्त में रहेगा। बिल्कुल, और इन्वेस्टिगेशन करेगी सीबीआई। सीबीआई क्या करेगी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ साथ राजस्थान एसओजी, जिसने अभी तक पूरे मामले की जांच की है, उसका इनपुट लेते हुए आगे जांच का दायरा बढ़ाएगी। और फिलहाल यही बड़ी खबर है कि अलग अलग राज्यों तक जांच का दायरा बढ़ चुका है। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की आशंका है और खाड़ी में सेना की तैनाती अमेरिका बढ़ा रहा है। हालांकि इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तैनाती को लेकर आज खबर है, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तैनात किए गए हैं। यानी एक और ऐसी तैयारी जिससे साफ है कि अगले फेज ऑफ ऑपरेशन से पहले ये एक और बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव है, जहां इजरायल के ही बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तैनाती और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तैनात किए गए हैं। ईरान पर नए सिरे से हमलों की तैयारी को लेकर आज खबर क्या है? अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है और ईरान के प्रस्ताव ठुकराने के बाद ये एक बहुत बड़ी रणनीति है, जहां यूएस ने परमाणु पनडुब्बी की लोकेशन अब जारी कर दी है। कल लाउड एंड क्लियर में हमने आपको खबर बताई थी परमाणु पनडुब्बी को लेकर की जा रही तैयारी, डिप्लॉयमेंट। लेकिन ये तैनाती हुई कहां है, अब ये इंफॉर्मेशन भी सामने आ चुकी है। हालांकि यही तैयारी प्रस्ताव ठुकराने के बाद क्या बड़ा संकेत दे रही है। मनीष मेरे सहयोगी स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी करेंगे सवाल। उससे पहले ईरान के पास परमाणु पनडुब्बी की तैनाती, यही बड़ी खबर है, और न्यूक्लियर सबमरीन तैनात, एटमी हमले का प्लान। सवाल, क्योंकि फिलहाल दावा यह है कि परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी ईरान की तरफ आ रही है। रविवार तक जिब्राल्टर स्ट्रेट में तैनात थी अमेरिकी सबमरीन और सोमवार को पेंटागन ने पनडुब्बी की लोकेशन और तस्वीर को शेयर किया है। अब ईरान के प्रस्ताव ठुकराने के बाद ईरान पर हमलों की ही आशंका और बढ़ चुकी है। हालांकि जरूरी बात यह है कि अमेरिका अपनी पनडुब्बी की लोकेशन कभी जारी नहीं करता है। ऐसे में मनीष, सवाल यही, क्या ईरान पर परमाणु हमला करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? और ईरान के पास न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती क्यों? इसी को लेकर करूं सवाल। उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि B-1 बॉम्बर से ईरान पर हमले की आशंका है। अब ये पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी B-1 बॉम्बर, सेंटकॉम ने बॉम्बर की तस्वीर जारी की है। तो पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी B-1 बॉम्बर और सेंटकॉम ने बॉम्बर की अब तस्वीर भी जारी कर दी है।
हालांकि इसी तस्वीर के जारी करने के साथ ये एक और बहुत बड़ा संकेत है। और जिस लोकेशन की हमने अभी परमाणु पनडुब्बी की बात की, उस लोकेशन को साझा करना भी एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि ऐसा किया नहीं जाता है। लेकिन अब फिलहाल ये दो बड़ी खबरें हैं जहां पश्चिम एशिया में अमेरिकी B-1 बॉम्बर भी अब मौजूद है। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर विचार कर रहे हैं। पिछली बार से ज्यादा बड़े हमले की आशंका इसलिए क्योंकि ईरान से डील ना होने पर अब ट्रंप एक बार फिर निराश हो चुके हैं। ईरान से डील पर चीन से मदद की भी उम्मीद है और ट्रंप चाहते हैं चीन ईरान पर दबाव डाले। यही न्यूयॉर्क पोस्ट और CNN की रिपोर्ट्स में दावा किया गया। हालांकि पहले से बड़ा युद्ध ट्रंप के फैसले पर बस मुहर लगना बाकी है। दावा फिलहाल क्या किया जा रहा है? दावा किया जा रहा है कि समझौते पर ईरान के रवैये से ट्रंप बेहद नाराज हो चुके हैं और ईरान पर फिर हमलों के लिए वो विचार भी कर रहे हैं। हालांकि ईरान पर पहले से ज्यादा बड़े हमलों की आशंका है। इस बीच पाकिस्तान पर सवाल, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान पर अब सवाल उठा दिए। ट्रंप की नाराजगी को ठीक से नहीं पहुंचा रहा है वो ईरान, और ईरानी रुख सॉफ्ट करके अमेरिका पहुंचा रहा है पाकिस्तान। और चीन की भूमिका को लेकर यह सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि समझौते के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले, यूरेनियम में चीन ईरान को जिद छोड़ने को मजबूर करे। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मनीष, टाइमिंग हर चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने आने वाले दिनों में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करनी है, चीन की भूमिका इसलिए, पाकिस्तान की भूमिका इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की डबल गेम को लेकर भी बड़े पर्दाफाश हो रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जहां अब अमेरिका की इस तैनाती और लोकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन साझा करने का मतलब क्या है? बिल्कुल सुरभि, देखिए एक बात तो लाउड एंड क्लियर हम अपने दर्शकों तक कह रहे थे कि नेगोशिएशन से कुछ भी हासिल नहीं होगा, आखिरकार जंग होगी। और अब आप देख लीजिए कि यूएस के प्रेसिडेंट भी खुद ये बात कह रहे हैं कि हमारा सीज फायर इस वक्त आईसीयू में है और कभी भी ये जंग शुरू हो सकती है, जिस पर वो दोबारा से विचार कर रहे हैं। तो हालात हम और अधिक युद्ध की संभावनाओं की तरफ बढ़ चुके हैं। अब जो दूसरी बात आती है कि देखिए आपको सबमरीन का इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि ईरान के पास जो छोटे वाले स्पीड बोट हैं उसके जरिए अगर उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप को या एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट किया तो वहाँ पर रिस्क है। वैसी स्थिति में जो सबमरीन है वो ऑपरेशन के लिए ज़्यादा आप कह सकते हैं तो ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड बोट के जरिए आप सबमरीन पर अटैक नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो ये एक तो ऑपरेशनल चीज़ है। जो दूसरी बात है कि आप B-2 बॉम्बर्स की बात हो या सबमरीन के जरिए आप ईरान को धमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा एक छोटा सा संदेह ये है कि जो मुल्क 40 दिन तक आपसे जंग लड़ चुका हो, उसके बाद आपको B-2 बॉम्बर से या सबमरीन से कम वो डरने वाला नहीं है। तो युद्ध होकर रहेगा ये तय है, और ईरान डरेगा नहीं ये भी तय है। लेकिन हाँ, इसका परिणाम क्या होगा ये डिपेंड करता है कि अगले राउंड के युद्ध में कौन कौन देश कितनी इंटेंसिटी के साथ इस युद्ध में शामिल होते हैं। ठीक है, कितनी इंटेंसिटी के साथ अगले फेज का ऑपरेशन होता है ये एक बड़ा सवाल। लेकिन सीज फायर कैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है वो बयान डोनाल्ड ट्रंप का सुनाते हैं। यही अगली बड़ी खबर है मनीष। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर टूट सकता है, ईरान पर फिर बमबारी अमेरिका कर सकता है और सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर, ट्रंप के चीन दौरे के बाद हमला संभव। सीज फायर खत्म, ईरान पर फिर गिरेंगे बॉम्ब। बड़ी खबर क्या है? अमेरिका ईरान के बीच फिर युद्ध की आशंका ही बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें 35 दिन से चल रहा सीज फायर अब टूट सकता है। हालांकि ट्रंप ने कहा है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर, और पेंटागन सोर्सेज से यह खबर है कि जल्द हमले का आदेश भी संभव है। हालांकि ट्रंप के चीन के दौरे के बाद ईरान पर हमला संभव है। ट्रंप के पास दो विकल्प है, प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर शुरू कर सकते हैं और ईरान पर फिर बमबारी भी कर सकते हैं। हालांकि मनीष, इसको लेकर हमने सुबह भी बात की थी, क्या ये पहला विकल्प वो अपना नहीं चुके? क्योंकि ऑपरेशन फ्रीडम के तहत जिस तरीके से अब बोट्स पर हमलों की खबरें आ रही है, बोट्स को जब्त किया जा रहा है ईरान की, ये साफ है कि एक ऑपरेशन के तहत ही किया जा रहा है। हालांकि अब सबसे बड़ी बात और एक बड़ा सवाल, ट्रंप का नीति परिवर्तन क्या फिर शुरू करेगा जंग? क्योंकि 5 आशंकाएं, ईरान में बचे हुए टारगेट पर बमबारी, यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी संभव और इजरायल से हमले के लिए कह सकता है। हालांकि ईरान पर नए प्रतिबंध भी लग सकते हैं और ईरान में नेतृत्व परिवर्तन के लिए ही ये ऑपरेशन। लेकिन इसी ऑपरेशन में क्या आप सीधे तौर पर सीधा इजरायल वर्सेस ईरान कहेंगे आने वाले वक्त में हम क्या मनीष? देखिए, जब मसला ईरान के साथ जंग का हो तो आप इजराइल से दूरी कैसे बना सकते हैं? तो इजराइल की तो एंट्री होगी,
इजराइल तो समझिए कि नहा धोकर तैयार बैठा है कि कब जंग शुरू हो और कब वो इसमें पार्टिसिपेट करे। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि हम लोग ईरान वर्सेस अमेरिका कह रहे थे ना शुरू से, और ईरान वर्सेस अमेरिका कहते हुए यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर अमेरिका का मोटिव क्या है। चेंज ऑफ रिजीम उसका मोटिव था, वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन बात तो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तक आकर अटकी हुई है पूरी तरीके से। मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन असली बात यह है कि अमेरिका, इजराइल, यूएई सब एक ही ऑपरेशन के अलग अलग चेहरे हैं। Exactly. आपने देखा कि पिछले साल इजराइल इस जंग को लीड कर रहा था, इस साल हमने देखा कि 40 दिन की जंग अमेरिका लीड कर रहा था। अब अमेरिका और इजराइल को यह लगा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत ज़्यादा इन पर दबाव बनता है, तो आप देखिए कि अचानक से यूएई के नाम की एंट्री हो रही है। हम सब ने खबर दिखाई कि कैसे यूएई ने भी ईरान पर अटैक किया था। अनऑफिशियली ये सारी बातें कही जा रही है। यूएई लगातार बहुत एग्रेसिव रुख ईरान के खिलाफ अख्तियार कर रहा है। ईरान की तरफ से लगातार यूएई पर हमले हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल दोनों की कोशिश होगी कि अब पायलट सीट पर यूएई बैठे, ताकि ये बताया जा सके कि दरअसल ये जंग अमेरिका और इजराइल नहीं बल्कि यूएई लड़ रहा है और वो ईरान पर नियंत्रण करने की कोशिश में है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में एक बात तो है कि इजराइल बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस किया है कि देखिए आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, फाइनली आपको लड़ाई ही लड़नी पड़ेगी, तभी हॉर्मुज का हल निकलेगा। एक और बड़ी खबर है और ये ईरान युद्ध पर सीआईए का वो बड़ा पर्दाफाश है जहां ईरान की मिसाइल को इजराइल खतरा मानता है और परमाणु कार्यक्रम से बड़ा खतरा मिसाइल प्रोग्राम। युद्ध का मकसद ईरानी मिसाइल खत्म करना था। चीनी मदद से फिर मिसाइल ईरान बना सकता है। अब ईरान की मिसाइल ताकत की ही ये जानकारी, क्योंकि ये ताकत नेतन्याहू की कैसे बढ़ रही है टेंशन। सीआईए की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के लिए खतरा है और मिसाइल प्रोग्राम नष्ट करने के लिए ईरान पर हमला। हालांकि हर महीने 200 से 300 मिसाइलें ईरान बना रहा है और इजराइल चाहता है मिसाइल की संख्या सीमा तय हो। हालांकि ईरान के पास 2500 से ज्यादा मिसाइलें हुई तो फिर हमले संभव है। अगर युद्ध ना होता तो, क्योंकि ईरान के पास 6 महीने बाद 4000 मिसाइलें होती और 1 साल बाद ईरान के पास 6000 से ज्यादा मिसाइलें होती। एक और बड़ी खबर है, ईरान से जंग के बीच ही ट्रंप का चीन दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, जहां शी जिनपिंग से ईरान युद्ध पर चर्चा भी संभव है। खबर यह कि 13 से 15 मई तक चीन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप, और चीन की यात्रा के लिए बेहद उत्सुक हूं, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। चीन दौरे के बाद ईरान युद्ध 2.0 की आशंका। तो डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 तारीख तक चीन यात्रा पर हैं और इसी चीन यात्रा को देखते हुए ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इस दौरे के बाद क्या एक और फेज ऑफ ऑपरेशन की ईरान पर शुरुआत हो सकती है। इसीलिए बीजिंग जा रहे ट्रंप, शांति या टेंशन, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि बड़ी खबर अभी जो सामने आ चुकी है उसके मुताबिक शी जिनपिंग के साथ ईरान युद्ध पर भी चर्चा संभव है और बुधवार से ट्रंप की ये चीन यात्रा की शुरुआत हो रही है। हालांकि यूएस चीन के बीच संवाद का नया दौर शुरू होगा। दौरा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ईरान से ही टकराव के बीच ट्रंप और जिनपिंग की ये मुलाकात होगी और चीन हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द खुलवाने के पक्ष में भी है। चीन से समझौता कराने की मांग डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। चीन अब तक मध्यस्थ बनने से बचता रहा है, अब अघोषित तौर पर चीन मध्यस्थ बन सकता है। एक और बड़ी बात जानना जरूरी है कि चीन ईरान का पक्ष जानता है। ट्रंप से फाइनल बात क्या इसी आधार पर संभव हो सकती है? मनीष, एक और सवाल आपसे करूं उससे पहले, चीन दौरे से पहले ही ईरान की ट्रंप को ये चेतावनी, जहां सीज़फायर को जीत बताकर प्रचार ना करें। खamenei के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने कहा है कि जीत का खोखला प्रचार करके बीजिंग ना जाएं, हमारे संयम की परीक्षा ना ले डोनाल्ड ट्रंप। अब बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के चीन दौरे से ईरान युद्ध का समाधान मिलना भी मुश्किल है। ऐसा क्यों? समझिए, क्योंकि ईरान के चक्रव्यूह में ट्रंप और चीन से नहीं निकलेगा हल, क्योंकि 5 वजह। चीन का ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव है। दूसरा, युद्ध के दौरान ही ईरान को सैटेलाइट मदद भी चीन की तरफ से मिली है। चीन ने ईरान को मिसाइल फ्यूल भी दिया है और ईरान का तेल खरीद कर ही आर्थिक मदद की है। हालांकि ट्रंप के साथ पहले से टैरिफ पर टकराव है। अब इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए ये बातचीत क्या वाकई फ्रूटफुल भी साबित हो सकती है? क्योंकि चीन को जिस तरीके से टारगेट करते हुए, चाहे वेनेजुएला स्ट्राइक हो या ईरान पर तेल के तौर पर चीन को पहुंचाई गई चोट, जाहिर सी बात है मनीष, शी जिनपिंग का ये रवैया डोनाल्ड ट्रंप के प्रति बहुत मायने भी रखता है। और इस हालात के बीच में जहां पर आर्थिक तौर पर चीन को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सेटबैक दिए हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन की भूमिका बहुत ही संदिग्ध रही इस पूरे जंग के दरमियान, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इस बात को कहा कि चीन कैसे ईरान की मदद कर रहा है। पहले तो चीन ने मिसाइल डेवलप करने में मदद की और फिर जब जंग शुरू हुई तो फिर सैटेलाइट के जरिए ईरान को ये कैपेबिलिटी दी
कि ईरान ने अमेरिका के बेसिस पर बहुत सटीक हमले किए, लेकिन अमेरिका इसको देखता रहा। अब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप चीन के दौरे पर जा रहे हैं, वो भले ही इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन क्या चीन इससे डरेगा? हरगिज नहीं डरेगा। बल्कि चीन तो खुश ही हो रहा है कि पहले रूस में और फिर ईरान के साथ अमेरिका बुरी तरह से इंगेज है, और वैसी स्थिति में इनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है कि वो कहां तो प्रेसिडेंट ट्रंप चीन को धमकाते थे, आज हालत यह है कि चीन के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं कि चलो इसका कोई ऑनरेबल एग्जिट निकालो मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट में चीन एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप को चीन से मदद मांगनी पड़ रही है मिडिल ईस्ट में ईरान के संकट को डील करने के लिए। तो आप ये मानते हैं कि मध्यस्थ के तौर पर चीन आने वाले वक्त में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, नेगोशिएटर के तौर पर? देखिए, खुद वो डायरेक्टली ना इन्वॉल्व होगा। पाकिस्तान भी अगर जो भूमिका निभा रहा है तो आप ये मानकर चलिए कि उसमें चीन की रजामंदी ही है। तो वैसी स्थिति में कई दूसरे प्लेयर्स को भी चीन सामने रखेगा, लेकिन जब चीन सामने आएगा तो वो कोशिश करेगा कि चीन और रूस दोनों ऑन बोर्ड हो। आपको याद है कि रूस ने ये प्रस्ताव दिया था कि 400 केजी यूरेनियम हमारे पास रखो। कल दिन चीन भी ये कह सकता है कि ठीक है, ईरान का संवर्धित यूरेनियम हम अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि अमेरिका को किसी भी कीमत पर ईरान हैंडओवर नहीं करेगा संवर्धित यूरेनियम। अंडरस्टूड। लेकिन अब ईरान से टकराव के बीच नेतन्याहू की मीटिंग को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, और ये सिक्योरिटी कैबिनेट में ईरान वॉर पर हुई चर्चा, जहां नेतन्याहू ने ईरान पर नए सिरे से प्लान बनाया। ईरान पर यूएस हमलों से पहले की और बड़ी तैयारी। साफ है कि नेतन्याहू जंग के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि क्या टूटने वाला है सीज फायर, क्योंकि युद्ध 2.0 पर नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट में चर्चा की है। खबर यह है कि अमेरिकी हमलों की आशंका के बीच ही युद्ध की तैयारी, जहां मीटिंग में ईरान पर नए सिरे से हमलों का ब्लूप्रिंट रखा गया। सिक्योरिटी कैबिनेट ने नेतन्याहू के प्लान को मंजूरी भी दी है। खबर और आशंका उस लिहाज से भी समझी है जहां ट्रंप ने ईरान का जवाब खारिज कर दिया है, और अब आशंका सीज फायर टूट सकता है। इस बीच खबर यह भी है कि यूरेनियम पर ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, और ईरान पर हमलों का आदेश भी अब संभव है। बड़ी खबर यह कि वॉर कैबिनेट में लेबनान को लेकर भी चर्चा की गई है। खबर आ रही है जहां ईरान यूएई की टेंशन पर नई जानकारी है, और ईरान पर यूएई के बीच टकराव और बढ़ चुका है। ईरान पर यूएई के हमले और लावान द्वीप समेत कई इलाकों पर अटैक का दावा किया गया। हालांकि ईरानी रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। ईरान की तरफ से भी जवाब दिया गया। पश्चिम एशिया में नया युद्ध, क्योंकि यूएई ने ईरान के अंदर सीक्रेट ऑपरेशन किया। लावान द्वीप में तेल रिफाइनरी पर अटैक, फाइटर जेट मिराज 2000 से एयर स्ट्राइक। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में लगी आग। हालांकि 8 अप्रैल 2026 की आधी रात यूएई के हमले और ईरान का ये जवाब, जहां यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार किया गया। मनीष, ये एक बार फिर से मैं कोट अनकोट इसलिए भी करना चाह रही हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपने कही एक बड़ी बात, जहां सीधे तौर पर अब यूएई ईरान को टारगेट कर सकता है, और यही एक खबर आई जहां सीक्रेटली यूएई की तरफ से ईरान पर अटैक को अंजाम दिया गया। एक बड़ी खबर है दक्षिण लेबनान में इजरायल के भीषण हमले को लेकर भी। इस हमले में कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए उसको लेकर दावा किया गया। एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन स्टोर को तबाह करने का दावा किया गया। इस हमले के बाद इलाके में भीषण तबाही मची। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज असम के सीएम पद की शपथ ली है। असम के दूसरी बार सीएम बने हैं। असम की राजनीति में इस बार जो हुआ वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है। पूर्वोत्तर के इस राज्य में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी ही नहीं हुई, बल्कि अपने दम पर बहुमत के साथ पार्टी पहली बार आई है। मजबूत जनादेश के साथ वापसी करना बताता है कि असम की राजनीति अब पारंपरिक समीकरणों से आगे बढ़ चुकी है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के शिल्पकार हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने न सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाई है, बल्कि विकास और हिंदुत्व की ऐसी जोड़ी पेश की जो अब राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय है। आक्रामक सियासी शैली के साथ 34% मुस्लिम आबादी वाले असम में जीत की हैट्रिक ने हिमंता को हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के रूप में स्थापित कर दिया है। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে 13 मई 2001 बात 25 साल पुरानी है। 32 साल के एक वकील ने असम विधानसभा में अपना पहला कदम रखा, वो भी असम गण परिषद के कद्दावर नेता भृगु कुमार फूकन को हराकर। वकील का नाम था हिमंता बिस्वा शर्मा। इस जीत के बाद हिमंता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विधानसभा की पारी में अपनी सिल्वर जुबली मना रहे हिमंता चुनाव दर चुनाव कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए।
लेकिन इस बार उन्होंने वो कर दिया जिसका अनुमान बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी नहीं लगा सके। हेमंता पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के सबसे सफल कप्तान बन गए। उनकी अगुवाई में ही 126 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए गठबंधन ने 102 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें अकेले बीजेपी के खाते में 82 सीटें आई हैं। इस तरह असम विधानसभा में पहली बार बीजेपी ने अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल किया। अगर इस जीत का विश्लेषण किया जाए तो ये कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। 2016 में बीजेपी ने 89 सीटों पर चुनाव लड़कर 60 सीटें जीती, यानी 68% सीटों पर कामयाबी और 29.51% वोट मिले। 2021 में बीजेपी 93 सीटों पर लड़ी और 60 सीटें जीती, यानी 65% कामयाबी। हालांकि वोट की हिस्सेदारी बढ़कर 33.21% हो गई। लेकिन 2026 में हेमंता के नेतृत्व में बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 90 सीटों पर चुनाव लड़कर 82 सीटों पर कामयाबी हासिल की, यानी 91% का स्ट्राइक रेट। ये आंकड़ा आजादी के बाद असम में किसी भी पार्टी को मिले तीसरे बड़े जनादेश के बराबर है। कांग्रेस ने 1972 में 95 सीटें और 1983 में 91 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी की जीत इन सबसे बड़ी है, क्योंकि पार्टी ने चुनाव ही सिर्फ 90 सीटों पर लड़ा और इसमें भी उसे 82 सीट पर जीत हासिल हुई। यानी हेमंता के नेतृत्व में बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 90% के पार है। असम के नतीजों में चौंकाने वाले फैक्टर वोटिंग परसेंटेज भी है। राज्य में 85.38% लोगों ने वोट डाला, जो एक रिकॉर्ड है। ये शानदार जनादेश हेमंता की हिंदुत्व वाली छवि और विकास के मॉडल पर ही जनता की मोहर। मोदी जी को असम का लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिए। भारतीय जनता पार्टी का जीत हमारा कार्यकर्ता का जीत होते हैं और ये पूरा जीत इसलिए हुआ कि इसलिए बीते 10 साल प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में पूरे असम में जो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुए, तो मैं भी कार्यकर्ता हूँ, सब कार्यकर्ता का साथ थोड़ा श्रेय मेरा भी ऊपर आएगा, लेकिन वो कार्यकर्ता का नाते जितना आना चाहिए इतना ही है। हालांकि ये बात भी सही है कि बीजेपी रातों रात राज्य में इतनी बड़ी ताकत नहीं बनी, लेकिन हेमंता ने पार्टी को वो रफ्तार दी जिसके आगे कोई नहीं टिक पाए। 2015 में जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उस वक्त पार्टी के सिर्फ 5 विधायक थे, जो 2011 में जीत कर आए थे। तब बीजेपी को 12% से भी कम वोट मिले थे। लेकिन 2016 में उनकी रणनीतिक कौशल के साथ बीजेपी आगे बढ़ी, कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका। तब पार्टी ने 29.51% वोटों के साथ 60 सीटें जीती थी, जो बहुत बड़ी छलांग थी। 2016 और 2021 में भी बीजेपी की जीत के वो मुख्य रणनीतिकार थे, लेकिन उनके सर पे सेहरा नहीं सजा, क्योंकि वो पार्टी के चेहरा नहीं थे। मई 2021 में बीजेपी ने उनको वो जिम्मेवारी दी जिसके वो हकदार थे, यानी सीएम की कुर्सी। 2026 के चुनाव में हेमंता के लिए असली अग्नि परीक्षा रही। उन्हें अपने चेहरे के दम पर असम में पार्टी को जीत की हैट्रिक देनी थी। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं होता। हेमंता ने न सिर्फ ये अग्नि परीक्षा पार की, बल्कि असम का रंग ही बदल दिया। अब असम का नक्शा कुछ इस तरह भगवा नजर आने लगा है। में भी आप हिसाब लीजिए ना, कितना मुसलमान भाई बहन हैं। हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं जीतने से वो सबसे ज्यादा खुशी होते हैं। मेरा काफिला में है, मेरा तो गाड़ी का ड्राइवर भी मुस्लिम है। 2021 में मुख्यमंत्री बनने के बाद असम में हेमंता मॉडल की शुरुआत हुई, जहां चुनाव सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि नेतृत्व, डिलीवरी और नैरेटिव के कॉम्बिनेशन पर लड़े जाते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि सरकारों को 10 वर्षों के बाद एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ नाराजगी का शिकार होना पड़ता है।
लेकिन हेमंता ने अपनी स्ट्रेटेजी से असम में इस ट्रेंड को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया। इनमें वो योजनाएं कारगर रहीं जिनके सूत्रधार खुद सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा थे। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स यानी लाभार्थियों के खाते में सीधा पैसा, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस, कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। हेमंता ने स्कीम के चौके से एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो सरकार से सीधा जुड़ा महसूस करता है। जनता के लिए यह अनुभव वोटिंग में निर्णायक रहा। इनमें सबसे बड़ा गेम चेंजर हेमंता की अरुणोदय योजना को माना जा रहा है। 2020 में शुरू हुई ये योजना गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई थी। शुरुआत 830 रुपए प्रति महीना से हुई, जो अब बढ़कर 1250 रुपए प्रति महीना तक पहुंच गई है। 35 से 40 लाख महिलाएं इस स्कीम की सीधे लाभार्थी हैं, जिससे करीब 1.5 से 2 करोड़ वोटर प्रभावित होते हैं, यानी राज्य की करीब आधी आबादी। यहीं से अरुणोदय एक वेलफेयर स्कीम से बढ़कर वोटर को कनेक्ट करने का मॉडल बन गई। इस योजना ने महिला वोटिंग पैटर्न को बदल दिया। मतदान केंद्र पर उनकी संख्या बढ़ती चली गई। हेमंता की रैलियों में महिला भागीदारी इसका बड़ा संकेत रही। इस बार तो उन्होंने खुद को मामा घोषित कर दिया था। बीजेपी के लिए सिर्फ स्कीम काफी नहीं थी, बल्कि उन लाभार्थियों की भागीदारी वोट में तब्दील होना भी जरूरी था। यहां उन्होंने अपने तरह से अलग माइक्रो मैनेजमेंट किया। बूथ स्तर पर लाभार्थियों का डेटा जुटाकर उनसे लगातार संपर्क किया गया, जिसकी वजह से यह वर्ग पार्टी से जुड़ा रहा। इसी फॉर्मूले से एंटी इनकम्बेंसी को काटा गया। स्थानीय स्तर पर कैश स्कीम के साथ उन्होंने असम में चौतरफा विकास की पटरी बिछाई। हाईवे, ब्रिज, एक्सप्रेसवे और गांव तक सड़क कनेक्टिविटी जैसे प्रोग्राम से उस वर्ग को कनेक्ट किया जो सीधे कैश बेनिफिट के दायरे में नहीं थे। इसके साथ ही वो कभी जनता से दूर नहीं रहे, जिससे उनकी नायक वाली छवि साल दर साल मजबूत होती गई। बाढ़ के दौरान जिस तरह वो ग्राउंड में मौजूद रहे, उससे लोगों को उनमें अपना हीरो नजर आया। इस चुनाव में एक और अहम पहलू रहा डिलिमिटेशन, यानी चुनावी क्षेत्रों का पुनर्गठन। हाल के परिसीमन के बाद असम में कई सीटों की सीमाएं बदली, जिसका सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ा। कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल वोट का पुनर्वितरण हुआ, तो कुछ सीटों पर आबादी का संतुलन बदल गया। लेकिन हेमंता के स्ट्राइक रेट में जबरदस्त इजाफा हुआ, जो इस बात का भी संकेत है कि हेमंता कुछ हद तक मुस्लिम वोटों को भी अपनी ओर झुकाने में कामयाब रहे। हेमंता ने दावा किया कि असम में 25% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। असम में मुस्लिम आबादी 34% है, जबकि बंगाल में 27%, यानी बंगाल की तुलना में असम की मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे आबादी वाले समीकरण में एक मजबूत हिंदुत्व छवि के साथ मुस्लिम वोट बटोरना किसी करिश्मे से कम नहीं है। मैं बोलता हूँ बांग्लादेशी मुसलमान का, मैं कभी मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ। साथ में जो बांग्लादेशी वर्ड है वो लोग ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान का वोट हमें नहीं चाहिए, कि इसलिए उनको तो हमें भगाना है। उनका वोट लेके क्या करेंगे। इस बार के जनादेश की जमीन सोच समझकर तैयार की गई थी। हेमंता ने अपने विकास मॉडल के साथ असम की राजनीति की पुरानी चिंता को फिर से उठाया, यानी बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का खतरा। इससे न केवल गैर मुस्लिम मतदाताओं का एकजुट होना आसान हुआ, बल्कि असम के स्थानीय मुसलमान जो खुद को बांग्लादेशी मुसलमान से अलग मानते हैं, वो भी हेमंता से कुछ हद तक जुड़ गए, जिसका असर नतीजों में नजर आ रहा है। दूसरी ओर विपक्ष के पास हेमंता के मुकाबले कोई बड़ा मॉडल नहीं था। विपक्ष के पास जनता को सीधे फायदा देने वाली स्कीम का अभाव था। स्पष्ट नैरेटिव ना होने के साथ नेतृत्व भी कमजोर दिखा। हेमंता ने चुनाव से पहले 2 बार के कांग्रेस सांसद प्रद्युत बारदोलोई और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा को बीजेपी में शामिल करवाया, जिससे मैसेज गया कि कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस ने यहां भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की,
लेकिन हेमंता की नायक वाली छवि के आगे यह दाव नहीं चला और नतीजा ये हुआ कि गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर सिमट गई, जो कांग्रेस के अब तक के सबसे खराब प्रदर्शनों में से एक है। बीजेपी के लिए हिंदुत्व का एजेंडा जितना अहम है, उतना ही अहम विकास का मॉडल भी है। हेमंता ने हिंदुत्व की छवि बरकरार रखते हुए भी मुस्लिम वोटों में सेंध लगा दी। इस तरह अब उन्होंने बीजेपी को भी एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया है जहां कट्टर हिंदुत्व की छवि के साथ भी मुसलमानों तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए पॉलिटिकल पंडित अब हेमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी के हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय के रूप में देख रहे हैं।